नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं पढ़ाने वाला हूँ उप सहसंयोजक यौगिक के बारे में। यह चैप्टर क्लास 12वीं के रसायन विज्ञान में आता है और इस चैप्टर को आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो उप सहसंयोजक यौगिक किसे कहते हैं, पहले तो हम ये जान लेते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक कहिए, संकुल यौगिक कहिए या जटिल यौगिक कहिए, तीनों की परिभाषाएं क्या है, सेम निकल के आती है। तो क्या है इसकी परिभाषा, आइए देखते हैं। ऐसा यौगिक जिसे जल में घोलने पर सरल आयन के साथ साथ जटिल आयन भी प्राप्त होते हैं या जटिल आयन भी देते हैं, अर्थात अपनी पहचान बनाए रखते हैं, उन यौगिकों को उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। अर्थात कोई एक ऐसा यौगिक होगा जिन्हें जल में घोलने पर वे यौगिक अपने सरल आयनों तथा जटिल आयनों में टूट के अलग हो जाएंगे या जटिल आयनों और सरल आयनों में प्राप्त हो जाएंगे, और ये अपनी पहचान भी क्या करते हैं, अपनी बरकरार रखते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है। तो इसके जैसे बहुत सारे यौगिक हमको मिलेंगे जो अपने सरल आयनों का मतलब क्या, कि वो अपने अणुओं या परमाणुओं में क्या होते हैं, अलग हो जाते हैं। और एक गुरु कोष्ठक के अंदर अगर रहेंगे तो इनको हम जटिल आयन के रूप में कहेंगे। तो गुरु कोष्ठक के अंदर है तो वो जटिल आयन है, और अपने अणुओं या परमाणुओं में अगर अलग हो गया है तो यहाँ पोटेशियम जो है अलग हो गया है, तो इसको हम सरल आयन कहेंगे। अगर सरल आयन और जटिल आयन में टूट गया जल में डालने पर, घोलने पर, तो इस यौगिक को हम क्या कहेंगे, पोटेशियम फेरो साइनाइड को हम कहेंगे उपसहसंयोजक यौगिक कहेंगे। इसके कुछ की पॉइंट्स भी हैं, आइए की पॉइंट्स को देखते हैं। क्या है इसमें कि इन यौगिकों के निर्माण के दौरान सामान्य संयोजकता के नियम लागू नहीं होते, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, संकुल यौगिक भी कहते हैं। ऊपर जैसा कि हमने पढ़ा था कि उपसहसंयोजक यौगिक कहिए, संकुल यौगिक कहिए या जटिल यौगिक कहिए, तीनों का मतलब क्या है, एक ही है, और जिसकी परिभाषा भी हम पढ़े थे। उसी तरीके से की पॉइंट्स में हम इस चीज को फिर से बता रहे हैं आगे। क्या होता है कि इन यौगिकों के निर्माण में, अर्थात ये जो हमारे उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, इनके निर्माण में ये जो सामान्य संयोजकता का नियम होता है वह लागू नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संकुल यौगिक भी कहा जाता है। इनको संकुल यौगिक भी कहा जाता है। ठीक है। दूसरे की पॉइंट्स को देखते हैं अगर, कि इनके निर्माण में संक्रमण धातुएं व इनके कुछ आयन, संक्रमण धातुएं व इनके आयन कुछ अन्य धातुएं भी भाग लेती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब उपसंयोजक यौगिक का निर्माण होता है तो उस समय उसके अंदर संक्रमण धातुएं वह इनके आयन, संक्रमण धातु आयन के रूप में या फिर कुछ अन्य धातुएं भी क्या होती हैं, भाग लेती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, Fe क्या है, हमारा संक्रमण तत्व है, और ये संक्रमण तत्व है, और ये क्या करता है, इस पूरे उपसहसंयोजक यौगिक के बनने के दौरान उसमें भाग लेता है। तो उसी बात को लिखा गया है कि ये जो उपसहसंयोजक यौगिक बनते हैं, इनके बनने में इनके बनने में संक्रमण तत्वों का की आवश्यकता पड़ती है, या उनके आयन लगते हैं, अर्थात या फिर कुछ और भी धातुएं प्रयोग में ली जाती है। जैसा कि आप नीचे एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ का आप देखेंगे तो कोबाल्ट लिखा है, CO कोबाल्ट। तो ये क्या है, ये चूंकि हमारा संक्रमण तत्व है, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें, यहाँ देखिए ये जो ब्लू वाला पूरा है, ये कहलाता है क्या, संक्रमण तत्व। ये ब्लू यानी ग्रुप थर्ड से लेके ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, ये सब कहलाते हैं क्या, संक्रमण तत्व कहलाते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये कोबाल्ट, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कोबाल्ट है ना, ये कोबाल्ट भी क्या है, संक्रमण तत्व है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे निकिल, तो ये निकिल भी हमारा क्या होता है, संक्रमण तत्व होता है, यहाँ पे देखिए। फिर उसी तरीके से Fe है, Fe भी हमारा क्या है, संक्रमण तत्व है। प्लेटिनम इसमें है, तो प्लेटिनम क्या है, कहाँ गया प्लेटिनम, अगर आप देखोगे तो प्लेटिनम आपको यहाँ पे प्लेटिनम हमको कहाँ देखने को मिलेगा, इस तरीके से प्लेटिनम प्लेटिनम भी हमको देखने को मिल जाएगा। इसी तरीके से आयरन है, तो ये सभी धातुएं क्या है हमारी, ये संक्रमण धातु है। तो इसी चीज को हमने लिखा है क्या, कि संक्रमण धातुएं भी क्या करती हैं, उपसहसंयोजक यौगिक के बनने में भाग लेती हैं, सहयोग करती हैं। उपयोग में भी कुछ उपयोग लिखा गया है, जैसे विविध धातु कर्म प्रक्रमों में, अर्थात ये जो धातु कर्म होते हैं, जो धातु जो खनिज से प्राप्त होते हैं, उन खनिजों को प्राप्त करने के लिए
खनिजों को जो प्राप्त किया जाता है उनको अलग करने में इन उपसासंयुक्त यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। फिर दिया है औद्योगिक प्रक्रमों, वस्त्र रंगाई, औषधि अभिकर्मकों इत्यादि ऐसी जगह हैं जहाँ पे ऐसे यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। एक बार फिर से आप सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स को पूरा करते रहिए। जय हिंद।